पेन वाला कौन सा है इसमें? ये पेन वाला कौन सा है इसमें? ये वाला नहीं, ये तो लाख है। हाँ जी, सेकेंड वाला ये ये नहीं, इससे नहीं होगा। बेद को भी नहीं पता है। किसको पता है बताओ, किसको पता है? वीडियो वीडियो बंद करो। ठीक, कल क्या हो चुका था? मृदा प्रदूषण। ठीक है, मृदा प्रदूषण में क्या क्या बताया बताइए। मृदा प्रदूषण बताइए। मृदा प्रदूषण के कौन, बहुत हल्का चल रहा है। मृदा प्रदूषण के कौन कौन से कारक हैं? कारक कौन कौन से बताइए। वीडियो बंद है कि चल रहा है? चल रहा है। कौन कौन से कारक? औद्योगिकरण, शहरीकरण, कृषि। औद्योगिक, हाँ बहुत सही। चलिए बताएं, अर्चना जी बताएं, बताइए कौन कौन से कारक? कृषि, उद्योगीकरण, कृषि, हाँ, और उद्योगीकरण, कृषि, वो शहरीकरण। कृषि हो गया, और उद्योगीकरण, हाँ उद्योगीकरण, और शहरीकरण, शहरीकरण, और अन्य कारक पे अन्य कारक में क्या कहता है? बिना देखे बोल रहा हूँ। नहीं। हाँ सर, ये तो बिना देखे। हाँ बताओ अन्य कारक। हाँ सर, ये नहीं पता। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, बहुत सही। और ज्वालामुखी भी था। हाँ? ठीक, ये सब क्या थे? कारक थे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को मृदा प्रदूषण समझ में आ गया होगा। आज है ध्वनि प्रदूषण। ठीक, क्या है? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, ठीक। ध्वनि प्रदूषण में सबसे ज्यादा मेन कारक कौन होता है बताइए? आप ही लोग बताइए। ध्वनि प्रदूषण से समस्या से सब कोई ग्रसित है? ग्रसित है कि नहीं? क्या? वाहन, हाँ सर, वाहन। और वाहन हो गया, ठीक, परिवहन होगा, परिवहन। दूसरा कौन सा होगा? इंडस्ट्री, उद्योग, बहुत सही। और उद्योग, और कौन सा होगा? है? हाँ हो सकता है, मनोरंजन, मनोरंजन, ठीक। और कौन सा हो सकता है? हाँ हाँ, ये तो उसी में आ जाएगा। और इसके लिए जो है 2006 में एक नियम भी आया, पता है? 2002 में, सॉरी 2002 नहीं, 2000 में, सन 2000 में एक नियम आया था। और उस नियम के तहत ये कहा गया था कि जो धार्मिक प्लेसेस हैं वहाँ पे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप लाउड स्पीकर तेज आवाज में नहीं चला सकते। ठीक है। और एक बात और, आपके पड़ोसी में कोई पार्टी कर रहा है और गाना चला रहा है, अभी तो पार्टी शुरू हो गई, तो आप भी उसका जो है बाजा बजवा सकते हैं। पुलिस वाले को फोन करो, आएगा टांग के लेके जाएगा। क्या? कभी आप भी तो बजाओगे, पड़ोसी आप भी हो सकते हैं। नहीं, हाँ ये बात सही। इसीलिए तो लोग जो है नहीं करते भाई। आपको बताएं, मैं बताऊं, हम लोग जब इलाहाबाद रहते थे तो मेरे जस्ट बगैर एक शादी थी, है? तो शादी थी और लड़की की शादी थी। लड़की की शादी पता ही है, एक दिन पता नहीं लेडीज संगीत, फिर उसके बाद हल्दी की रस्म, पता नहीं क्या क्या वगैरह वगैरह। वो लोग क्या करते थे, रोज 7 बजे से उनका कार्यक्रम शुरू होता था, 7 से लेके और 1-2 बजे तक फुल वॉल्यूम में गाना चलाते थे, खूब डांस करते थे उनके घर में। एक दिन 2 दिन सुने थे, फिर उसके बाद फोन कर दिए। फोन कर दिए, उसके बाद पुलिस वाले आए,
पुलिस वाले आए और लोगों का बंद कराया, लेकिन हाँ वो भी थोड़ा सा पहुँचे हंसती थी। एक्चुअली क्या था, वो डीएम के खुद स्टूडेंट जिनके यहाँ फंक्शन था, तो बाद में पता चला तो उनको भी समझ में आया कि सही बात है, आस पड़ोस में आपके लड़के तैयारी कर रहे हैं, आप तो खुश हैं और लोगों की शांति भंग कर रहे हो, तो क्या है। देखिए आपकी आज़ादी वहीं तक है जब तक किसी दूसरे व्यक्ति की शांति भंग ना हो, ठीक। आप कुछ भी करिए, लेकिन सामने वाले के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो मनोरंजन तो हो ही गया। देखिए परिवहन में क्या है, परिवहन में आप लोगों को पता होगा, परिवहन से बहुत सारे जो है, जैसे मान लीजिए अभी एक एग्जांपल होता है, जैसे आपका अगर सड़क के किनारे घर है तो जीना मुश्किल हो जाता है, खूब भाग आ जाते हैं, ठीक है। और इसका जीता जाता है एग्जांपल आप देखिए, वहाँ ट्रैफिक पे क्या होता है, वहाँ फालतू में लोग हाथ बजा जाते हैं। जब पता है कि भाई रेड सिग्नल है, आप अभी नहीं जा सकते, तब क्यों बजा रहे हो। तो ये भी कारण है कि ध्वनि प्रदूषण और परिवहन की वजह से। देखिए इसके लिए गाइडलाइन जारी होना चाहिए। और बात यह ना कि सरकार नियम तो बना रहा है, लेकिन उस पर एकदम कड़क नहीं हो पा रहा है कि जिस तरीके से कोई बनाए नियम, अगर नियम तोड़ता है तो उसको तुरंत जो है सजा दी जाए। अब ये नहीं कि जेल में डाल दो, जुर्माना भर दो। जैसे कि आज के समय में क्या है कि अगर आप हेलमेट लगा के नहीं जाते हो तो क्या होता है, फाइन मार दिया। दिल्ली में बताएं, दिल्ली में मैं घूम रहा था एक दोस्त के साथ बाइक पे, हेलमेट मैं नहीं लगाया था, दोस्त मेरा लगाया था, उसको फाइन मार दिया। लेकिन हाँ फायदा ये है कि एक बार अगर आपका चालान हो गया, फिर आप 24 घंटे 100 रुपये फाइन मारा उसको हेलमेट का। फिर उसके बाद कहा भाई अब टेंशन नहीं, अब घूमेंगे पूरा दिल्ली और जो है बिना हेलमेट लगाए घुमाएंगे। तो ये सब सारी बातें हैं कि जो है परिवहन के लिए नियम सख्त होने चाहिए। सख्त नियम बनेगा तो क्या होगा, इससे जो है लोग करने से, नियम तोड़ने से डरेंगे, ठीक है, नियम तोड़ने से डरेंगे। और क्या है कि जो ध्वनि का लेवल है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण कम होगा। क्या होगा, कम होगा अगर नियम सख्त होगा तो। और नियम सख्त देखिए सरकार तो ठीक है, सरकार बनाए, लेकिन खुद लोगों को भी क्या होना चाहिए कि नियम का पालन करना चाहिए, ठीक है। नियम का पालन करने का मतलब ये है कि जैसे इसी क्लास में फ्री में मिल रहा है, बहुत सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं। अब इसके लिए नियम ये चाहिए कि जो 3 से 4 दिन अपसेंट हुआ उसका तुरंत रजिस्ट्रेशन कैंसिल, फिर दोबारा से रजिस्ट्रेशन ना हो, किसी भी, यहाँ नहीं, इवन किसी अभ्युदय कोचिंग में रजिस्ट्रेशन ना हो। इससे क्या होगा ना, लोगों के अंदर डर आ जाएगा, फिर वो क्या करेंगे, आएंगे क्लास करेंगे। लेकिन अभी क्या है, लोगों के अंदर डर नहीं, अरे मन करेगा तो जाएंगे क्लास, नहीं मन करेगा तो नहीं जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें, अगर व्यक्ति के अंदर डर हो, इसीलिए जो है नियम कानून बनते हैं। गांधी जी इसके बहुत अगेंस्ट थे। गांधी जी और राज्य में ही जो है देश चाहते थे, पता है नहीं। गांधी जी का कॉन्सेप्ट था, ये थोड़ा सा अलग जा रहा है टॉपिक से, गांधी जी का कॉन्सेप्ट था कि राज्य विहीन मतलब राज्य ना हो, ना तो कोई पुलिस कानून हो। लेकिन क्या इस दुनिया में, इस देश में ऐसा नहीं बनाना, ऐसा करना स्वाभाविक है, हो पाएगा। अगर पुलिस ना हो, एक दिन के लिए पुलिस को रोक दिया जाए, अफरा तफरी मच जाएगा, अफरा तफरी। एक साउथ में एक मूवी भी बनी थी इसी में। तो ये अगर नियम कानून कड़क रहेंगे और उसको तोड़ने पे आपके ऊपर जुर्माना लगता है तो क्या करेंगे आप, चीज़ों को तोड़ने से डरेंगे और नियम को पालन करेंगे, ठीक है। जैसे 302, ठीक है, 302 तब भी लोग बचते हैं करने से। 302 मतलब अब तो नियम नया आ गया, भारतीय संविधान को लोग न्याय संहिता वाला नियम। तो पहले क्या था कि लोग जो है, अब जैसे और भी एग्जाम्पल जाने दो छोड़, तो ये अगर नियम टफ रहेंगे, ठीक है, तो लोग गलत करने से बचेंगे, ठीक है। और परिवहन से, और इनको कम करने का क्या तरीका है परिवहन का, अगर ध्वनि प्रदूषण को कम करना है तो मान लीजिए सड़क, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ग्रीन कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट पता है नहीं। ग्रीन कॉरिडोर में एक तरीके से कहा जाए तो ये पूरनपुर वाला जो रास्ता है जो जंगल से होके जाता है, ये भी 2-3-4 किलोमीटर ग्रीन कॉरिडोर ही है, क्योंकि वो जंगल से होके जाता है। और वहाँ प्रदूषण जो है, जो भी होता है, वो क्या करते हैं, जंगल के जो पेड़ हैं वो सख्त कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, उनको कम कर दे रहा है। इसीलिए जो है सड़क जो बनता है, हाईवे बनता है या सड़क जो बनता है, उसके किनारे किनारे पेड़ लगाए जाते हैं। इससे क्या होगा कि ध्वनि प्रदूषण कम होगा, परिवहन जहाँ भी चलेगा वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण कम होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है उद्योग स्वाभाविक सी बात है कि उद्योग के किनारे अगर आप, जहाँ भी इंडस्ट्री है, अगर वहाँ के आसपास एरिया में अगर आपका घर है तो आपके लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हेडेक बन जाता है। हेडेक जानते हो, लगातार अगर आप ध्वनि
कानों में आ रहा है तेज आवाज, तो आपको हेडेक हो जाएगा। हेडेक मतलब आपको सिर दर्द हो सकता है। माइग्रेन समझते हो? माइग्रेन बहुत खतरनाक बीमारी है। किसी को हुआ है? किसी को हुआ है माइग्रेन? बहुत खतरनाक। माइग्रेन क्या होता है कि आधा सर आपका दर्द करता है, बहुत तेज दर्द करता है। उसमें आदमी को ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो क्या है कि उद्योग में जो भी वहां अगर आपके आसपास जो है उद्योग है, तो वहां अगर आपका आवास है, आवास है, तो वहां रहना बड़ा मुश्किल है। क्या है? रहना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि वहां पे लगातार ध्वनि जो है तीव्र आवाज में चलता रहता है। ठीक, इसीलिए लोग सोचते हैं, और इसीलिए जितनी भी इंडस्ट्री लगाई जाती है, जो पहले लग गया था वो तो मजबूरी है, लेकिन अब जो इंडस्ट्री लगाई जाती है वो शहर से हट के लगाई जाती है। कोई भी इंडस्ट्री देख लो, अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जा रहा है, तो अगर मान लो ये शहर है, तो शहर से 15 से 20 किलोमीटर दूरी पे इंडस्ट्री डेवलप किया जाएगा, जिससे आम जनता को उससे समस्या ना हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आम जनता को समस्या ना हो। ठीक है। और उसके बाद मनोरंजन में तो वही है कि भाई आप जो है इसमें धार्मिक भी ले सकते हैं। धार्मिक में क्या है? अच्छा, इसका मैं बताऊं, मेरे साथ एक बार, सारा एग्जाम्पल मैं बना ही देता हूँ। मेरे साथ एक बार मेरा इंटर का एग्जाम लगा था, है इंटर मतलब 12 का एग्जाम लगा था, और मेरे जस्ट बगल जो है रामायण हो रहा था, और सही बताया मैं डिस्टर्ब हो गया था। मेरे जस्ट बगल था, मैं परेशान हो गया था, रात भर पढ़ नहीं पाया था। अगले दिन पेपर भी था, लेकिन हाँ पेपर ठीक ही होगा। तो समस्या होती है कि आप जो है, मैं तो मानता हूँ कि भाई रामायण हो कुछ भी हो, आप अपने लिए करवा रहे हैं, लेकिन लोगों का पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट है कि उसको तेज करके लाउड स्पीकर में अपने तो सुन रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो आपको सही लग रहा है बगल वाले को सही लगे। बात है कि नहीं? तो आप ठीक है रामायण करवाइए, रोज करवाइए, कौन मना कर रहा है, लेकिन रामायण करवाने से किसी दूसरे व्यक्ति का शांति भंग ना हो। अब ये धार्मिक चीजें होती हैं, लोग रोकना भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि खुश रहते हैं, बहुत सारे लोग खुश नहीं रहते। अभी आप ही के बगल में कोई लाउड स्पीकर लगा के कीर्तन करना शुरू कर देंगे, हरे राम हरे कृष्ण 24 घंटे, क्या करोगे? ना तो सो पाओगे, ना तो पढ़ पाओगे। बस यही लगेगा भाई किसी तरीके से खत्म हो जाए। और जब बंद होगा लाउड स्पीकर तो बड़ी शांति मिलेगी। मनोरंजन में दूसरा, जैसे कि मैंने शादी का बताया, शादी विवाह। ठीक, शादी में क्या है भाई, आपके यहाँ खुशी है, जरूरी नहीं कि सब कोई खुश है जीवन में। अब खुशी क्या है, 2-4 दिन के बाद फिर जीवन में समस्याएं शुरू रहती हैं। तो शादी के बाद है क्या हुआ? इसको एक्सपीरियंस होगा बहुत अच्छा है ना। हाँ, वो सही बात। तो शादी के बाद जिसके जीवन में, मतलब मैं अभी बैचलर हूँ, ठीक है, तो शादी के बाद जिसके जीवन में समस्याएं होनी है, 2-4 दिन खूब आनंद मिलता है कि 2-4 दिन शादी हो रही, खुश खूब प्रसन्न रहेंगे। अच्छा, एक बात और है, शादी के माहौल में चाहे आप कितना बन ठन के जाओगे, सारे लोगों की निगाह से 2 लोगों की टिकी रहती है। 2 लोग कौन हो सकते हैं आप बताइए? हैं? एक लड़का एक लड़की, ठीक है। अगर इसीलिए दोस्त जितने भी दूल्हे होते हैं उस टाइम जो है वो सेलिब्रिटी से किसी कम नहीं होते, और उनके जो दूर के दोस्त होते हैं वो उनसे चिपके रहते हैं, दिखाएंगे कि हम इनके सबसे परम मित्र हैं, घूमेंगे इधर उधर भौरे की तरह। भौरा जानते हो? भौरे की तरह इधर उधर घूमते रहेंगे, तो जिससे थोड़ा सा मुझे भाव मिले लोगों से, भाई ये दूल्हे का सबसे खास है। तो क्या करते हैं भाई, समस्या है। अब शादी करोगे, आप पता चले खूब तेज लाउड स्पीकर चला रहे हो, जीवन में मजा तो आपके मिल रहा है, पड़ोसी डिस्टर्ब हो रहा है, और उसके लिए आप क्या कर सकते हो? फोन कर सकते हैं। किस पे फोन करोगे बताइए मुझे? हाँ, कहाँ फोन करोगे? हाँ, 112 पे फोन करिए। और एक बात और, 112 पे फोन करने से आपका जो है नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता, नाम नहीं बताएंगे, बस फोन कर दीजिए, नाम पूछते रहिए, ज़्यादातर बोल दीजिए मुझे पढ़ने में समस्या हो रही है, और पड़ोस में खूब तेजी के साथ जो है गाना बजा रहे हैं, मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। फिर उसके बाद पुलिस वाले आएंगे और बंद करा देंगे। ठीक, तो फंक्शन होने नहीं देंगे। मैं बता रहा हूँ भाई, और क्या। और जैसे इसके लिए कानून भी आया था सन 2000 में। ठीक, सन 2000 में कानून भी आया था कि आप रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, रात 10 बजे से ठीक सुबह 6 बजे तक तेज लाउड स्पीकर में आप जो है नहीं चला सकते। ठीक, नियम आया। और अभी रिसेंट में आपको पता होगा कि दिल्ली न्यायालय ने भी इस पे
आदेश दिया है कि आप जो है लाउड स्पीकर चलाइए धार्मिक प्लेसेस पे, चाहे वो हिंदू धर्म हुआ चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का, मैं किसी धर्म का नहीं कह रहा हूँ। ये लोग क्या करते हैं, अपना नहीं, सुबह 4 बजे लगा देंगे, अपने माइक लगा के चले जाएंगे, अपने तो जाके सोएंगे, बाजा लगा के चले जाएंगे, सोएंगे, पड़ोस वाला डिस्टर्ब। तो हम भी बहुत बड़े धार्मिक हैं, ठीक है, धर्म की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गलत है उस चीज की आलोचना करते हैं, बस आलोचक होना बहुत जरूरी है। तो ये सब सारी समस्याएं हैं, थोड़ा सा इस पे अपना हाथ को दुख दे। क्या बोल, देखिए आप इस चीज से मुक्त हैं, ठीक है, आपके जीवन में समस्या नहीं आने वाली। ये लोग के जीवन में समस्या आएगी, ये लोग हो सकता है कि महीना बाजा शादी के बाद कुछ ज्यादा समस्याएं होती है, शादी वो से बात- समस्याएं नहीं होती। मैंने कहा क्या अभी जस्ट पहले क्या कहा कि शादी मान लो 3-4 दिन तक खूब प्रसन्नता रहता है जीवन में, उसके बाद इसीलिए मैं आप लोगों को सच में सीरियस, ये मजाक नहीं, सीरियस में मैं कह रहा हूँ, चाहे लड़की हुई चाहे लड़के हुए, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़ो। जिस दिन जॉब मिल गया ना, आपके आसपास जितने लोग रहेंगे बस आर्डर करना है आपको, मतलब जान लो क्या है, बहुत ज़्यादा ज्ञान देना ठीक नहीं, ज्ञान उतना ही ठीक है जितना बाउंस ना। चलो लिखो जरा, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि का अवांछित, ध्वनि का अवांछित, ध्वनि का अवांछित, परेशान करने वाला और विचलित करने वाला, ध्वनि का अवांछित, परेशान करने वाला, विचलित करने वाला स्तर जो मनुष्यों और जानवरों, जो मनुष्यों और जानवरों को परेशान कर सकता है, परेशान कर सकता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यह ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यह वन्य जीव को उनके संचार प्रवास, यह वन्य जीव को उनके संचार प्रवास, यह वन्य जीव को उनके संचार प्रवास पैटर्न और भोजन की, पैटर्न और भोजन की, भोजन की आदतों में हस्तक्षेप करके, भोजन आदतों में हस्तक्षेप करके प्रभावित कर सकता है, हस्तक्षेप करके प्रभावित कर सकता है, हस्तक्षेप करके प्रभावित कर सकता है। इसके पारिस्थितिक, इसके पारिस्थितिक, इसके पारिस्थितिक प्रभाव भी हो सकते हैं, इसके पारिस्थितिक प्रभाव भी हो सकते हैं, प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे कि पशु का व्यवहार, पशु का व्यवहार, संचार और प्रवासन, संचार और प्रवासन, संचार और प्रवासन में व्यवधान। ठीक, ये तो ध्वनि प्रदूषण। अब उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण लिखो, उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण का डेफिनेशन हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन सी चीजें प्रभावित हो रही, लिखिए पहले। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, वाला राज्य, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, कौमा, ध्वनि प्रदूषण की बढ़ती समस्या का सामना कर रहा है, समस्या का सामना कर रहा है। पूर्णतः शहरीकरण,
ध्वनि प्रदूषण में शहरीकरण भी कैसे प्रभावित करता है, बताइए। शहरीकरण कैसे प्रभावित करेगा, बताइए तेज प्रताप। शहरीकरण कैसे ध्वनि प्रदूषण को प्रभावित, ध्वनि प्रदूषण कैसे करेगा शहरीकरण? सर क्योंकि वहाँ परिवहन होंगे वो ज़्यादा होंगे, हैं? परिवहन जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर इंडस्ट्री लगेंगे और कॉरिडोर भी बनेंगे जहाँ पर शहरीकरण होगा, तो वहाँ रोजगार का निर्माण होगा। उससे और उससे पेड़ और परिवहन सड़कों का निर्माण होगा और वहाँ पर जो वृक्ष होंगे वो काटा जाएगा। हाँ बताया, सही बताया। सबसे ज्यादा मतलब ये परिवहन ही होगा, सुबह शाम ही होगा। सुबह से शाम का क्या होगा, 6 बजे के बाद परिवहन की मात्रा बढ़ जाएगी। परिवहन की मात्रा बढ़ जाएगी और वहाँ ध्वनि प्रदूषण एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचेगा। ठीक है। शहरीकरण, औद्योगिकरण और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में वृद्धि, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में वृद्धि ने इस समस्या को और अधिक बढ़ा दिया। जो बढ़ा दिया है, ठीक है, कौन? जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए, गंभीर खतरा बन गया। ठीक। अब ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारक क्या क्या है? ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारक, ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारक देखिए कौन कौन से। पहला है वाहनों का बढ़ता उपयोग। इसमें ध्वनि प्रदूषण के कारकों में पहला वाहनों का बढ़ता उपयोग। तो ये आप लोगों को पता है, लिख लेंगे कि नहीं, बताइए, हो जाएगा? क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे? हो जाएगा तो उसको बताइए कि हो जाएगा, बताइए आप। वाहनों का बढ़ता उपयोग, इस पर अगर आपको 3 लाइन लिखना, आप क्या लिखेंगे? आप बताइए। वाहनों का, ये कारक है, तो इस कारक में आपको ये एक पॉइंट मिल गया, ठीक है, मेन। अब इसमें आपको 2-3 लाइन लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? वाहनों के बढ़ने से शोर का स्तर बढ़ता है, जिससे ट्रैफिक समस्याएं भी बढ़ रही हैं। शाम को ट्रैफिक समस्याएं भी बढ़ रही हैं, जिससे सड़कों पर वाहनों की संख्या में वृद्धि, विशेष रूप से मोटरसाइकिल और ट्रक। सड़कों पर वाहनों की संख्या में वृद्धि, विशेष रूप से मोटरसाइकिल और ट्रक शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बन गया है। अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन और खराब बुनियादी ढांचे से भी, अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन और खराब बुनियादी ढांचे से भी समस्या बढ़ रही है। अच्छा ये बताओ आपको, इस समस्या से कैसे निदान पाया जा सकता है? चलिए आप बताएं, पीछे से एकदम पीछे आप बताएं, समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है इस समस्या से? आप बताइए।
हाँ ये ठीक है, तो थोड़ा सा उससे जो है क्राउड कम होता है, आवाज शोर होता है। हाँ ठीक है, इस पॉइंट आपने सही बताया। और आप दोनों लोग बताएं, और बताएं कि इससे कैसे निजात पाएगा। ये भी ठीक है। और आप बताइए, इस लाइन में ही मैंने बता बताइए। सर इसमें ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। हाँ ग्रीन कॉरिडोर सही है। और सर दूसरा सर इसमें वाहनों का जो है उसका काम होना चाहिए, मतलब उस पे नियम बनाने चाहिए। अभी देखिए इसी में एक लाइन बोले हैं, अगर थोड़ा सा उसमें गौर करो तो उसमें पब्लिक लिखा ट्रांसपोर्ट का यूज। हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज। जैसे जो व्यक्ति, इसी में लाइन में वो लोग बोला था, जैसे इसमें क्या है, अगर ज्यादा मात्रा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेगा तो लोग व्यक्तिगत वाहन यूज करने से बचेंगे। जैसे आपको कल ही बताए थे दिल्ली का एग्जाम्पल, दिल्ली का एग्जाम्पल दिए थे नहीं, दिल्ली लखनऊ जहाँ जहाँ मेट्रो बन रहा है। मेट्रो क्यों बना रहे हैं? मेट्रो ऐसे थोड़ी है कि फर्जी में बनाया जा रहा है, भाई मेट्रो की जरूरत है, नहीं तो लोग इतने लोग, आप दिल्ली जाओ देखो कितनी ट्रैफिक वहाँ लगती है, बहुत 1 सेकंड के लिए अगर वहाँ पॉज होता है, सिग्नल हुआ, उतने में लाइन लग जाती है दिल्ली में। और सोचो अगर वो लोग जो लोग मेट्रो से सफर कर रहे हैं वो लोग भी सड़क पे आ जाए तो फिर क्या स्थिति होगी। आज के 1 या 2 साल पहले की बात है, दिल्ली हरियाणा हाईवे है उस पे जाम लगा था, लगभग लोग पूरे दिन फंस गए थे। सोच लो पूरे दिन उस हाईवे में, और बहुत दूर तक जाम लग गया था। वहाँ 1 सेकंड के लिए अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब हो जाए हाईवे तो मतलब 2-3 किलोमीटर में जाम लग जाता है। तो समस्या ये है नहीं, दिल्ली और हरियाणा हाईवे। लेकिन अगर आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे देशों में ऐसा किया जाता है, वहाँ पे लोग जो है अपनी गाड़ी निकालने से बचते हैं। भाई कौन जाएगा? आप ही बताओ, आपको सबसे ज्यादा आनंद मेट्रो से करने में है कि आप जो है खुद बाइक लेके इधर उधर धूल में जाओ? मुझे तो सही बताया, बाइक चलाने में मजा नहीं आता, मैं बहुत बचता हूँ बाइक चलाने से। तो समस्या ये है कि बाइक चलाओगे धूल अलग से आएगा, आप अपने मेट्रो से जाओ या किसी गाड़ी से जाओ तो समस्याएं नहीं होगी। तो ये इसका एक समाधान हो सकता है, वैलिड समाधान। बाकी आप लोगों ने जो पॉइंट बताया वो भी सही है कि इलेक्ट्रिक वाहन यूज करने से 2-3 फायदा है। पहली बात तो कार्बन उत्सर्जन कम होगा, ठीक है, और CNG यूज करने से भी कार्बन उत्सर्जन कम होगा। प्लस जो है जैसे आप जो डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ी यूज करते हैं तो उसका आवाज़ थोड़ा सा ज़्यादा होगा इनकी अपेक्षा, और उसका क्या होगा, कम। ठीक। दूसरा है औद्योगिक गतिविधियाँ, तो ये तो आप लिख लो, छोड़ो, लिख लो हेडिंग औद्योगिक गतिविधियाँ। निर्माण कार्य। अब बताओ निर्माण कार्य में कैसे ये जो है चीजें प्रभावित कर रहा है। निर्माण कार्य ये कैसे ध्वनि प्रदूषण कर रहा है? देखो जहां निर्माण कार्य होता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विस्फोट कराते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पहाड़ से अगर रास्ता बनाना है, ठीक है, रास्ता बनाना है तो वहाँ क्या करते हैं, ग्रेनाइट डाल के विस्फोट कराते हैं। उससे कितना भारी मात्रा में ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, और उसके बाद क्या होने का, भूकंप भी आने का खतरा होता है। अभी उत्तराखंड में एक कांड हुआ था, पता है? उत्तराखंड है नहीं, जो वहाँ पे एक जगह है वहाँ पे बहुत सारे घर, अपना घरों में दरार पड़ रहा था। सरकार एक योजना बना रहा था उसी में। तो निर्माण कार्य से क्या है कि जैसे वहाँ पे क्या होता है कि विस्फोट होता है, जैसे जहाँ पे चीजें बनाई जा रही है, विस्फोट कराने से बहुत ज्यादा मात्रा में ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, ये समस्या है उसके आसपास। अब परिवहन तो है ही कि परिवहन का जाना आना, ठीक, परिवहन का जाना आना। जैसे आप लोग देखिए, अगर आपके बगल में कोई घर बन रहा है और ट्रक या ट्रैक्टर ट्राली आए जा हमेशा आते जा रहे हैं, तो आपको समस्याएं होती है कि नहीं? समस्या होती है, लगता है कि कभी इनका घर बन जाता है, घर तो इनका बन रहा है, शांति मेरा बन रहा है। तो ये है। दूसरा है सामाजिक कार्यक्रम, तो वही है सामाजिक कार्यक्रम में क्या है, वही अभी से पार्टी शुरू हो गई, शादी ब्याह। हाँ, ये गाना सुने हो कि नहीं? कौन गाना गाया, कौन गाया पता है? हनी सिंह गाया। तो शादी विवाह की समस्याएं जो है ध्वनि प्रदूषण की समस्याएं होती हैं। ठीक है, पटाखे, ये
जैसा कि आप दिवाली पे पटाखे जलाते हो, तो इससे 2-3 चीजें, वायु प्रदूषण तो होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। पटाखे से सिर्फ जो है ध्वनि प्रदूषण ही नहीं होता है, वायु प्रदूषण भी होता है। क्योंकि आपको बताएं, जब दिल्ली में, आप तो दिल्ली में रोक लग गया, पटाखे आप नहीं जला सकते, खुले में ऐसे कोई पटाखे बेच नहीं सकता। लेकिन इसके पहले जो पटाखे वहाँ, तब भी वहाँ को पटाखे जला। मैं एक बार दिल्ली गया था, वहाँ पटाखा मिल ही नहीं रहा था। दिल्ली में हम दिवाली पे वहीं थे, बुआ के यहाँ पे, तो वहाँ क्या है, पटाखा खोजते रह गए हम, हमारे फूफा मिला ही, और पता चला शाम को जो है पड़ोस में खूब दगा रहे थे, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आके इस स्तर इतना हो जाता था वहाँ कि वहाँ पूरे दिन में धुंध छाया रहती, इतना पॉल्यूशन हो जाता था। और रात में आप सो नहीं पाएंगे, पूरे सुबह 4 बजे तक सब दगाते। तो क्या है, पटाखे से भी 2-3 चीजें होता है, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण। लिख लोगे नहीं, टॉपिक लिख लो, हेडिंग लिख लो ये, ठीक। अब ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, मतलब हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव ठीक है, प्रभाव में पहला क्या है, स्वास्थ्य प्रभाव। स्वास्थ्य प्रभाव बताओ, स्वास्थ्य प्रभाव में कैसे क्या है, ध्वनि प्रदूषण कैसे समस्या क्रिएट करा। जैसा कि मैंने बताया कि लगातार आप ध्वनि तेज साउंड में अगर सुन रहे हैं तो आपको क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ठीक है, और बहुत सारी बीमारी हो सकती है। और एक बात और, बहुत तेज साउंड, ये कैसे चल रहा है भाई, अगर बहुत तेज साउंड में आप सुन रहे हैं तो दिमाग की नसें फट सकती हैं, ठीक है, बहुत तेज साउंड। और बहुत सारी समस्याएं, पहली बात तो और भी समस्याएं हो सकती हैं स्वास्थ्य के लिए तो सबसे, और जानवरों पर भी ये बहुत इम्पैक्ट डालता है, ठीक है, उनके जीवन शैली पे बहुत इम्पैक्ट डालता है ध्वनि प्रदूषण। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ शेर होते हैं, जहाँ जानवर होते हैं, वहाँ आप शांति के साथ जिएंगे, क्योंकि उनके नित्य जीवन में जो नित्य क्रियाएं हैं उसमें जो है आप लोग हस्तक्षेप करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग जो है जैसे पीलीभीत मिला के घूम रहे हैं, अब ये नहीं जान रहे कि आप किसी की शांति को भंग कर रहे हैं। सीधा सा एग्जाम्पल है कि आपका घर है और आपके घर में कोई रोज आ रहा है, आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, प्राइवेसी भंग होती है, प्राइवेसी भंग होती है, उन लोगों की भी प्राइवेसी है, लेकिन आप क्या है, आप मजे के लिए किसी की प्राइवेसी भंग किए जा रहे हैं, और जो है सरकार को उससे बच्चा मिल रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है उनका जो बिहेवियर है, उन बिहेवियर में भी चेंजिंग आ रहा है। एनिमल बिहेवियर तो इसी क्वेश्चन भी बनाता है, बहुत सारे कारणों की वजह से जानवरों के बिहेवियर में चेंजिंग आ रहा है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मनुष्य है, उनके जानवरों के बिहेवियर में चेंजिंग आ रहा है, ठीक। सर आप हमारे यहाँ से दवा जाना, वहाँ जंगल में ऐसा करके ना जाके कि बहुत ही अजीब, इतना शोर शराबा पूरा, मतलब जंगल में ही है कोई प्रकार से, वहाँ गाना बजाना सभी होता है। हाँ, तो उससे समस्या ये होती है कि जो वहाँ के जानवर रहते हैं उनके जीवन दिनचर्या में समस्या है। तो ठीक है, तो लिखिए स्वास्थ्य प्रभाव में पहला लिखिए, ध्वनि प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर कई नकारात्मक, ध्वनि प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर कई नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे सुनने की उच्च रक्तचाप, ठीक, तनाव, नींद में व्यवधान, डिप्रेशन, अवसाद आदि समस्याएं होने की संभावना होती है, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण देखो, ध्वनि प्रदूषण वन्य जीवों पर नकारात्मक, जैसा कि मैंने बताया कि उनके बिहेवियर में चेंजिंग आता है, ठीक है। तो एक होता है वो क्या बोलते हैं, चिंपैंजी जो नहीं होता उसको आदमी लोग बहुत जाके चढ़ाते हैं, और पा जाए तो आदमी गुजार खबरा दे दे, लेकिन क्या करे बेचारा, मजबूर होता है, बंद रहता है, जाकर उसको चढ़ाते हैं। अच्छा, वो आदमी का नकल बहुत तेज करता है,
पता है कि देखे नहीं हुआ है, रील वायरल होता है बहुत सारा। जैसे आप करोगे ज्यादातर वो कॉपी करने में माहिर होता है हैं? क्या बोला? आदि समस्याएं देख लो बगल से। आदि समस्या में कचरा को फ्रॉड आता है। हाँ ठीक, लिखो आगे। पर्यावरणीय प्रभाव, ध्वनि प्रदूषण वन्य जीवों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे उनके संचार भोजन करने भोजन खोजने प्रजनन करने और शिकारियों से बचने की क्षमता में बाधा। ठीक है, अब पता चले आप लाउड स्पीकर चलाए हो, वो क्या करते हैं, वो व्यक्ति के मूवमेंट को कवर करते हैं कानों को, और वो बेचारे कवर ही नहीं कर पा रहे हैं, वो शिकारी जो है उनका शिकार कर ले रहे हैं। ठीक, अब आता है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव क्या है? देखो, व्यक्ति के अंदर, इसका बात समझो, व्यक्ति के अंदर एकाग्रता कम होती है। एकाग्रता मतलब क्या होता है? ध्यान। अगर जैसे प्रेरणा आती है कि अगर कोई गाना चलाए तो मैं पढ़ नहीं पाता, मैं कंसंट्रेट नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि भाई वो गाना लगा के पढ़ लेते हैं। मैं गाना लगा के ये काम कर पाता था, मैथ कर पाता था। जब बीएससी करता था तो गाना लगाए, कुछ भी लगाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं मैथ आराम से कर लेता था। लेकिन हाँ, पढ़ने वाला चीज अगर मेरे कान में कुछ भी आवाज आ रहा है तो मैं कंसंट्रेट नहीं हो पाता। तो समस्या क्या है कि आदमी की एकाग्रता की क्षमता मनुष्यों की कम हो रही है, मन प्रदूषण। ठीक है, अगर आप लोग ईयरफोन लगा के और गाना खूब सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं समस्याएं जीवन में आएगी, एकाग्रता कम होगा। ठीक, अब देखो, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय क्या है? उपाय पहला है इसमें नीतिगत पहल। देखिए, ध्वनि प्रदूषण को नीतिगत पहल नहीं किया। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानून और नीतियों, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानूनों, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कम करने का उपाय है? दूषण, उपाय पहला इसमें है नीतिगत। ठीक, नीतिगत नीति बनाना। ठीक, नीतिगत पहल। दूसरा है तकनीक। समाधान। व्यवहारिक परिवर्तन। व्यवहारिक परिवर्तन। नीतिगत पहल में क्या है कि आप जो है कड़े कानून बनाए। क्या बनाए? कड़े कानून बनाए। अगर कोई व्यक्ति इसकी अवहेलना करता है, ठीक है, तो उसको सजा दीजिए। ठीक, लिखो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानून और नीतियों को लागू करना, नियमों को सख्ती से
क्या क्या लिखा? हाँ ठीक है, नियमों को सख्ती से पालन सुनिश्चित कराना, पालन सुनिश्चित कराना और ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक, तकनीकी समाधान के बारे में समझ लीजिए। ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, लोगों को जागरूक करिए। जागरूक करने का मतलब यह है, उनको बताइए कि भाई ध्वनि प्रदूषण करेंगे तो समस्याएं जीवन में आ सकती हैं। ठीक है, देखिए तकनीकी प्रभाव क्या है। तकनीकी प्रभाव में आप ऐसे दीवार, ठीक है, दीवार मूवी नहीं, दीवार, ऐसे दीवार का निर्माण करिए। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। आप मूवी देखने गए हो नहीं थिएटर में? कितने लोग गए? हाथ में, मैं तो बहुत देखा थिएटर में मूवी है। पहली मूवी कौन देखा था? पहली मूवी अपने जीवन का शोले देखे थे। शोले देखे नहीं? पहली मूवी मैंने शोले देखा। कितने लोग थिएटर में गए? तब इसको ज्यादा लिंक करना गया। देखो थिएटर की दीवारें कैसे बनाई जाती है, उसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे होल टाइप के रहते हैं। क्या होता है, ठीक, दीवारों में ऐसे रहता है। अगर ये दीवारों में होल ना रहे तो क्या दीवार, जानते हो क्या होगा, दीवारें फट जाएंगी। दीवारें जो है फट जाएंगी और व्यक्ति वहां पे बैठ नहीं पाएगा। वो साउंड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल बताएं। एक बार जो है ये रिसर्च भी हो चुका है। अगर आपको इसका देखना है, एक शीशे का जार लीजिए, ठीक, और पूरा पैक है, और उसमें खूब तेजी के साथ ध्वनि चलाइए, मतलब गाना चलाइए, देखिएगा वो शीशे का जार छट जाएगा। ध्वनि की इतनी स्पीड, इतनी मतलब ध्वनि में क्षमता होती है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि तकनीकी दीवार बनाइए। क्या बनाइए, तकनीकी दीवार बनाइए। और एक चीज और बताइए, जैसे गांव में जब मिट्टी के घर हुआ करते थे, मिट्टी के घर जो है सबसे ज्यादा मतलब ध्वनि प्रदूषण को एब्जॉर्ब करते थे। मिट्टी के दीवार जो होते थे क्या करते थे, ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लेते थे। लेकिन पहले समस्या ये थी कि लोगों के पास ध्वनि का कोई साधन नहीं था, बस बहुत मिल जाता था शादी विवाह। दोनों लोग क्या बात कर रहे हो, दोनों लोग क्या बात कर रहे हो? तो पहले क्या था, ध्वनि का एक ही साधन था, रेडियो। और रेडियो कहाँ मिलता था, शादी में। रेडियो में डिमांड रहता था, अंगूठी, घड़ी और उसके बाद रेडियो, ये साइकिल, ये 3 चीज का डिमांड रहता था। और कोई पूछता था रेडियो किस लिए चाहिए, तो भाई हम जाते हैं जब भैंस चराने, तो गाना सुनते हैं, मजा आता है। तो पहले संसाधन कम थे, लेकिन आज संसाधन ज्यादा। आज वूफर है, वूफर जाना है, वूफर लगा तो पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाए। और यहाँ तो मैंने एक नया ट्रेंड देखा, यहाँ जितने ट्रैक्टर वाले हैं सब पीछे जो है साउंड लगा है। ये ट्रेंड मैंने यहाँ आके देखा, सच में, इसके पहले मैंने कहीं नहीं देखा। ट्रैक्टर के पीछे जो लगा रहा था, ये सच में मैं यहाँ आके देखा, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। इस सेक्टर में भी होगा, यहाँ का भाई लोगों को शौक है। तो दीवारें आप ऐसी बनाओ कि जो दीवारें जो है साउंड को एब्जॉर्ब करें। ठीक है, अब जैसे ये दीवारें साउंड को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, इसीलिए मेरी आवाज क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर ये दीवारें एब्जॉर्ब कर ली तो मेरी आवाज जो है रिफ्लेक्ट नहीं होगी। और एक एग्जांपल बताएं, जैसे कोई खाली घर, अब आप उसमें चिल्लाइए तो आपकी आवाजें 2 से 3 बार आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो दीवारों से रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जस्ट इसके उल्टा घर में सामान भर दीजिए उसी रूम, चिल्लाते रहिए, आवाज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो जितने सामान है वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो तकनीकी चीज में लिख लो इसमें थोड़ा सा, ध्वनि अवरोधक दीवारों, ध्वनि अवरोधक दीवारों, ध्वनि अवरोधक दीवारों, ध्वनि अवशोषित सामग्री, ध्वनि अवशोषित सामग्री और कम शोर वाले उपकरणों, और कम शोर वाले उपकरणों का उपयोग करके ध्वनि प्रदूषण को कम करना, उपयोग करके ध्वनि प्रदूषण को कम करना। ठीक है, और अगला एक इसमें लिख लीजिएगा, व्यवहारिक परिवर्तन। व्यवहारिक परिवर्तन, व्यवहारिक परिवर्तन सिंपल सी बात है, लोगों को खुद अवेयर होना चाहिए। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चीजें यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप
ऐसी चीजें ना यूज करें जिससे ध्वनि प्रदूषण हो। ठीक, अब लिखिए सरकार द्वारा कुछ पहल क्या की है। सरकार द्वारा पहल उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लिखिएगा। इसमें चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं? आंसर लिख लोगे ना, ध्वनि प्रदूषण का आएगा। उत्तर प्रदेश लिखिएगा, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब इसमें लिखिएगा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, बस 60 फॉर्म में लिख लीजिए, सारा लिखने की जरूरत नहीं। बोर्ड द्वारा लाउड स्पीकर और आतिशबाजी, लाउड स्पीकर और आतिशबाजी, सार्वजनिक संशोधन प्रणाली, सार्वजनिक संशोधन प्रणाली और हार्न उपयोग करने पर, हार्न मतलब वही जो आप गाड़ी और ट्रक का बजाते हैं, हार्न के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इसमें पहला लिखिएगा, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, लेकिन कोई मानता नहीं है, रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। ठीक, लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। ठीक, लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। ठीक है, इसके लिए नियम 14 फरवरी सन 2000, इसके लिए नियम 14 फरवरी सन 2000 को, 14 फरवरी सन 2000। 14 फरवरी को क्या होता है याद रखो, 14 फरवरी क्या होता है? जो 14 फरवरी, कुछ लोगों के जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती है 14 फरवरी, सही बता रहे। तो 14 फरवरी सन 2000 को, ठीक है, नियमों को अनिवार्य कर दिया गया, इन नियमों को अनिवार्य कर दिया। ठीक, अब अगला लिखिए कानूनों का प्रवर्तन, लिखिएगा उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण, इसको 60 फॉर्म में लिखिएगा, UPPCB लिख दे रहा है, UPPCB, UPPCB सक्रिय रूप से ध्वनि प्रदूषणों को लागू करने के लिए सख्त हिदायत, लागू करने के लिए सख्त हिदायत दिया है। ठीक, तो इसमें क्या क्या है आप लिख लीजिएगा। पहला है ध्वनि स्तर निगरानी, तो इसमें सुनिए, लिख लीजिए पहले सारा, ध्वनि स्तर निगरानी। दूसरा है उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई, लिख लीजिए इसमें, ध्वनि स्तर की निगरानी। दूसरा उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई, लिख लो तो समझा देते। धार्मिक स्थलों पर फोकस। अब देखो ध्वनि स्तर की निगरानी, आप जो है इसके लिए क्या है, कोई एक जगह, कोई एक औद्योगिक क्षेत्र का वहां पे क्या है कि देखा जाएगा कि कितने डेसिबल में यहाँ ध्वनि प्रदूषण है, ठीक है, और उससे ज्यादा डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण होगा तो उसके खिलाफ जो कंपनी है, ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है,
दूसरा है फिर क्या है, ध्वनि स्तर की निगरानी। तो ये तो बताइए। अगला क्या था, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। अब क्या है कि अगर आप ध्वनि प्रदूषण के स्तर को आप पार करते हैं, जैसे आवास के लिए कुछ अलग है, उद्योग के लिए कुछ अलग है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए अलग है। अब आप उस एरिया में उतना ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज इससे ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है। धार्मिक स्थलों पर फोकस, जैसे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में जैसे कि लोग और लाउड स्पीकर चलाते हैं, तो इस पे भी सख्त हिदायत है कि आप किसी की शांति को भंग नहीं कर सकते। ठीक, तो ये सब सारे। और अगला एक पॉइंट लिखिएगा, सार्वजनिक जागरूकता अभियान। और एक बात बताएं, सबसे मेन पॉइंट यही है, आप चाहे कितना भी नियम बना लो, चाहे कितना भी कानून बना लो, अगर आप खुद जागरूक नहीं है तो कोई नियम कानून किसी का कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक, बहुत सारे भारत में नियम कानून बने हुए, क्या कभी कोई चीज रुक रहा, हो रहा, सारी चीजें हो रहा है, तो आज भी होगा, कल भी होगा, है वो वही चीज है ना। सख्ती से पालन के पीछे क्या है कि हर व्यक्ति का अपना अपना एक स्टैंडर्ड लेवल है। ठीक, मान लीजिए मैं, अब आपको एग्जाम्पल होता है, जैसे आप एकदम वेल मेंटेन हो के और फॉर्च्यूनर लेके निकलिए, तो एक पुलिस वाला हाथ देने से सोचेगा, 100 बार सोचेगा। लेकिन आप अगर एक मारुति 800 लेके निकलिए पुराने वाले, तुरंत रुका लेगा भाई, और नहीं तो फाइन मार देगा। लेकिन अगर आप फॉर्च्यूनर लेके जा रहे हैं तो सामने वाला सोचता है भाई कुछ तो बात है, 40 लाख की गाड़ी लेके जा रहा है, 40 लाख की गाड़ी लेने का मतलब है कि उसके पास करोड़ों का बैकअप है। कितने लोग 40 लाख मिल जाए तो एक जीवन काटते हैं। तो ये सब सारी बातें हैं कि लचीलापन इसलिए है, लोगों के स्टैंडर्ड को देख के लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, ये समस्या का कारण। ठीक, तो मेरे हिसाब से ध्वनि प्रदूषण का आपका हो गया। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, लिख लीजिए। लिखिए, उत्तर प्रदेश में भूजल के उपयोग से जुड़ी प्रमुख समस्याओं एवं चुनौतियों का उल्लेख करें। उत्तर प्रदेश में भूजल के उपयोग से जुड़ी प्रमुख समस्याओं एवं चुनौतियों का, ये 2023 विशेष में क्वेश्चन दिया है। उत्तर प्रदेश में भूजल के उपयोग से जुड़ी प्रमुख समस्याओं एवं चुनौतियों का उल्लेख करें। यूपीपीसीएस 2023। ठीक, अगला है वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण क्या है? इंडोर वायु प्रदूषण के प्रमुख कारकों को बताते हुए, इंडोर मतलब घर के अंदर, ठीक है, इंडोर वायु प्रदूषण के प्रमुख कारकों को बताते हुए इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा कीजिए। पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा कीजिए। अगला है उत्तर प्रदेश में भूजल प्रबंधन, वर्षा जल संचय एवं भू रिचार्ज। उत्तर प्रदेश में भूजल प्रबंधन, वर्षा जल संचय एवं भूजल रिचार्ज, ब्रैकेट में समग्र नीति के भूजल रिचार्ज। रिचार्ज वही मोबाइल वाला रिचार्ज जैसे पहले कराते थे लोग, बहुत रिचार्ज कराते थे, आज भी कराते हैं। अब सारे लोगों के पास जियो कितने लोगों के पास है? हमें लगता है सारे लोगों के पास जियो ही आके तो समझ सबके जीवन में समस्या खड़ा करती है। रिचार्ज हेतु इन्वर्टेड काम है समग्र नीति के उद्देश्यों को बताना, समग्र नीति के उद्देश्यों को बताना। अगला है, इस क्वेश्चन को मैं अभी थोड़ा लिखवा देता हूँ। उत्तर प्रदेश भूजल अधिनियम 2020 के प्रमुख प्रावधानों को बताएं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखवा क्योंकि ये बताया नहीं। उत्तर प्रदेश भूजल अधिनियम
2020 के प्रमुख प्रावधानों को बताएं। एक और क्वेश्चन लीजिए। मृदा प्रदूषण के कारक नहीं, मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से? मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से? क्वेश्चन मार्क। सरकार द्वारा इस समस्या की रोकथाम के लिए, सरकार द्वारा इस समस्या की रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अगला एक क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रदूषण और पर्यावरण के मुद्दों की चर्चा करें। थोड़ा इसको आप लिख लो। आपको उत्तर प्रदेश भूजल अधिनियम 2020, उत्तर प्रदेश भूजल अधिनियम 2020 थोड़ा सा है, लिख लो पहले। देखो इसमें अधिनियम है, कुछ लिखवाने समझाने वाली बात है। पहला लिखो, भूजल के स्तर में गिरावट के उद्देश्य क्या क्या है? अधिनियम के उद्देश्य जल्दी लिखना, क्योंकि आज शुरू करना है साइंस टेक। ठीक है, यहाँ क्लास में साइंस टेक लिखा है, चाहे भले कल मतलब अगले क्लास में शुरू हो, लेकिन यहाँ रिकॉर्डिंग में आ जाए। भूजल के स्तर में गिरावट को रोकना। अगला है भूजल की गुणवत्ता में सुधार करना। लिखते जाओ जल्दी। भूजल के स्तर में गिरावट को रोकना। दूसरा है भूजल की गुणवत्ता में सुधार करना। तीसरा है भूजल का अस्थायी उपयोग सुनिश्चित करना। तीसरा है भूजल का अस्थायी उपयोग सुनिश्चित करना। सर हमारे लोग के हाथ ऐसा हम लोग मशीन नहीं। ठीक है। मैं आपके हाथों को ध्यान में रखते हुए शुरू करूंगा। भूजल के स्तर में गिरावट को रोकना। ठीक, भूजल के स्तर में गिरावट को रोकना। भूजल की गुणवत्ता में सुधार करना। भूजल का अस्थायी उपयोग सुनिश्चित करना। भूजल का अस्थायी उपयोग सुनिश्चित करना। सानिया जी कभी नहीं बोलती, मेरा छोड़ दो। यदि ये टैलेंट कहीं से लिख तो भूजल का अस्थायी उपयोग सुनिश्चित करना। ठीक, अब लिखिए विशेषता। ये उस क्वेश्चन का आंसर है। ऑनलाइन पंजीकरण। पहला विशेषता ऑनलाइन पंजीकरण। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो है बोरिंग करवाने के लिए, बताइए आप बताएं क्या होता है? सरकार इसमें पैसा दे रहा है, किस योजना के? पीएम सिंचाई की कुसुम योजना। चलिए पूछेंगे टाइम लगेगा। भूजल का उपयोग लिखिए, ऑनलाइन पंजीकरण। भूजल का उपयोग करने वाले सभी लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। फिर से सुनिए, भूजल का उपयोग करने वाले सभी लोगों को, भूजल का उपयोग करने वाले सभी लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अगला शुल्क। अगला लिखिएगा शुल्क। इसमें लिखिएगा शुल्क। घरेलू उपयोगकर्ता और किसानों को, पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। वर्षा जल का संचय। सभी निजी सरकारी स्कूलों और
कॉलेजों में वर्षा जल संचय प्रणाली सभी निजी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में वर्षा जल संचय प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य। वर्षा जल संचय प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य। फिर से बोल रहे हैं, सभी निजी सरकारी स्कूलों ठीक और कॉलेजों में वर्षा जल संचय प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है। संचय प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है। मतलब पता है क्या, छत के ऊपर वाटर से बनाना कि जिससे बारिश हो तो उस पानी को आप स्टोर कर सकें। और किसी तरीके से राजस्थान में इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि वहाँ पानी वैसे ही कम बारिश होता है। तो क्या करते हैं, वहाँ से ऐसे छत पे इस तरीके से बनाते हैं कि वहाँ से एक पाइप लगाते हैं और वो पानी के टैंक स्टोर करते हैं। फिर आने वाले समय में उस पानी को पीते, बहुत सारे लोग पीते हैं, बहुत सारे लोग और भी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, बोरिंग जान रहे हो कहीं? इधर खेत लोगों के पास जाता है तो बोरिंग तो पता ही होगा। बोरिंग कंपनियों को पंजीकरण कराना होगा और हर 3 महीने में बोरिंग कंपनियों को पंजीकरण कराना होगा और हर 3 महीने में नई जानकारी देनी होगी। ठीक है, उल्लंघन पर सजा और जुर्माना। तो देखिए, उल्लंघन पर सजा और जुर्माना, पहला जुर्माना है कि आप 6 महीने से 1 साल तक सजा हो सकती है। 6 महीने से 1 साल तक सजा हो सकती है और 2 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो लिख लो पहले में 6 महीने से 1 साल तक सजा हो सकती है इन नियमों को उल्लंघन करने पर और 2 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दूसरी क्या है, 2 लाख से 5 साल तक, 2 लाख से 5 साल तक सजा हो सकती है। 2 साल से 5 साल तक सजा हो सकती है, 2 साल से 5 साल तक सजा हो सकती है और 5 लाख से 10 लाख तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। 5 लाख से 10 लाख तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। तीसरा क्या है, छोड़ो 2 सही है। अधिनियम का महत्व क्या है? यह अधिनियम उत्तर प्रदेश में, अधिनियम का महत्व कितने लोगों को छू गया? किसी ने छूटा होगा? स्लो बोले, छूटा नहीं होगा। अधिनियम का महत्व, यह अधिनियम उत्तर प्रदेश में भूजल के संरक्षण और प्रबंधन, यह अधिनियम उत्तर प्रदेश में भूजल के संरक्षण, यह अधिनियम उत्तर प्रदेश में भूजल के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अधिनियम भूजल के स्तर में गिरावट, यह अधिनियम भूजल के स्तर में गिरावट और भूजल की गुणवत्ता में, यह अधिनियम भूजल के स्तर में गिरावट और भूजल की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने में मदद करेगा। गिरावट को रोकने में मदद करेगा। अगला, यह अधिनियम भविष्य की पीढ़ियों के लिए भूजल की, यह अधिनियम भविष्य की पीढ़ियों को, यह अधिनियम भविष्य की पीढ़ियों के लिए भूजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करेगा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश का विज्ञान।
पहला है नवाचार। नवाचार पारिस्थितिकी। दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तीसरा है समावेश। और भागीदारी को प्रोत्साहित करना। पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना। नई तकनीक प्रयोग कर शासन प्रणाली को मजबूत करना। ये न्यू टॉपिक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विज्ञान और प्रौद्योगिकी को उद्यमशील बनाना। चलिए एक बात समझते हैं। ठीक, विज्ञान और पहले लिख लीजिए तो समझते। सारा साइंस टेक इसी पे चलेगा, इसी खेल है पूरा। नई तकनीक का उपयोग शासन प्रणाली, नई तकनीक का उपयोग करके शासन प्रणाली को मजबूत करना की जगह नहीं था, इसलिए करना नहीं लिख पाए। हो गया? लिखते लिखते हाथ दर्द करने लगा आपका है? लिखना नहीं पड़ेगा, अब थोड़ा सा हाथ पुराना करें। चलिए पहला समझते हैं नवाचार पारिस्थितिकी। नवाचार पारिस्थितिकी मतलब क्या होता है, क्या हो सकता है? बताइए, आप दोनों बताइए, नवाचार पारिस्थितिकी क्या हो सकता है? नवाचार पारिस्थितिकी इसको बोलते हैं इन्वेंशन या
कुछ नया बनाना, नया करना। नवाचार में ही पेटेंट आता है, ध्यान दीजिएगा, जो पेटेंट कराते हैं जो पेटेंट, वो इसी में आता है नवाचार, नई तकनीक का नए तरीके से किसी चीज का। बताइए उमेश जी, आप बताइए। नवाचार, हाँ, नवाचार पारिस्थितिकी। नवाचार देखिए सुनिए, पहली बात, पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जहां नए नए लोग विचार को विकसित करें या सोचें, नए नए विचार सोचें। अगर नए विचार ना सोचे गए होते तो आज ये कैमरा मोबाइल नहीं आता, ये लाउड स्पीकर नहीं आता, ये डिजिटल बोर्ड नहीं आता। ये सब किसका परिणाम? नए विचारों का। और अगर आप नए विचार को सोचते हैं तो देश की प्रगति में भी योगदान देता है। ठीक है, इसका और एग्जाम्पल बताएं। जैसे पहले क्या होता था कि पहले के समय में, आज के बैंक में आप पैसा निकालने जाते थे तो क्या होता था? बहुत घंटों घंटों लाइन लगाना पड़ता था, और आपका पैसा आता था तो 4 दिन बैंक में जाके चक्कर लगाते थे कि पैसा आया कि नहीं आया। होता था कि नहीं? कि मैं बताऊं, इसका मेरे पास खुद एग्जाम्पल है। मेरी दादी गवर्नमेंट पेंशनर है, ठीक, मेरी दादी सब 99% पार है, गवर्नमेंट पेंशनर है। अब एक्चुअली क्या था, 99 के पहले इतना कंप्यूटर नहीं था, ठीक। तो जब दादी का मेरे पेंशन आता था, वैसे कोई पेंशन उनका निकालता नहीं था। मान लो कभी मन आया 2-4 महीने में एक बार कोई लिया, चलो अच्छा देखते हैं कितना, तब जाके उसमें पता चलता था कि अभी 3 महीने 4 महीने का आया, 1 महीने नहीं आया। 1 महीने का आया रहता था, वो कागज पे रहता था, वो फाइल में चढ़ाने में समस्या रहता था। अब क्या है, अब तकनीक बदल गया। अब इधर पैसा वहां से आया और आपके अकाउंट में आ गया। ये किसका परिणाम? तकनीक का परिणाम। को किसी व्यक्ति ने सोचा कि किस तरीके से सारे बैंक को एक तरीके से एक चैनल के थ्रू जोड़ा जाए, जिससे जल्दी तरीके से सारी चीजें आसान बनाई जा सके। कंप्यूटर आने से बहुत सारे लोगों का जीवन आसान हुआ, लेकिन बहुत सारा कंडीशन भी लाया और बहुत सारे समाज में अराजकता भी फैलाया, ठीक। तो नवाचार का मतलब यह है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहां लोग नए नए विचार को आविष्कार करें, नए नए विचार को आविष्कार करें। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है एआई। क्या है? एआई का प्रभाव क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और चैट जीपीटी, क्या बोलते हैं, चैट जीपीटी है ना। ये सब क्या है? ये सब और एक एग्जांपल होता है एलेक्सा पता है नहीं आपको? एलेक्सा भाई बहुत हम लोगों के पास है एलेक्सा, जो बोल तो एलेक्सा गाना लगा देता है, एलेक्सा ये लगाओ, एलेक्सा वो लगाओ। तो ये सब क्या है? पहले आप क्या करते थे कि जो है या फिर रेडियो लेते थे, उसमें एफएम लगाते थे, लेकिन तकनीक आने से ये किसी व्यक्ति ने सोचा, तभी ये सब सारी चीजें क्रिएट हो पाई। अगर कोई व्यक्ति ना सोचता, अगर कोई व्यक्ति इस डिजिटल बोर्ड के बारे में ना सोचा होता तो क्या ये डिजिटल बोर्ड आता? नहीं आता। आज इसी चार्ट में हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्या है, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना कि जहां नए नए विचारों को आने का मौका हो, नया नया विचार। जैसे इसके तहत आप पेटेंट कराते हैं, ठीक। आपने कोई नया चीज आविष्कार किया, ठीक, आप उस पर क्या करते हैं? पेटेंट करा देते हैं, ठीक। अब पेटेंट करा दिए तो कोई व्यक्ति उस तकनीक का यूज करेगा तो आपसे बिना परमिशन लिए पेटेंट का या कोई भी चीज का यूज नहीं कर सकता। कितने सालों के लिए पेटेंट दिया जाता है? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 18 साल, 21 साल, 20 साल। 20 साल। कितने साल? 20 साल, ठीक। आपने कोई नया चीज बनाया, उस पर आपने पेटेंट करवा रखा है। अब कोई उस तकनीक का यूज करेगा बिना आपके परमिशन के नहीं। अगर वो कर लिया उस तकनीक का उपयोग तो आप उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हो, ये आपका राइट है। आपने कोई नया नॉवेल लिखा, ठीक, नया नॉवेल लिखे, जैसे मैं अपना जब छपवाऊंगा अजीत धड़धड़े के कलम से, तो उस पर मैं पेटेंट कराऊंगा। और जब उस नॉवेल को अगर इनकेस कोई कुछ भी करना चाहता है तो मुझसे परमिशन देगा, तब जाके वो कर सकता है। तो ये एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र बनाना जिसमें नए नए विचारों को आने का मौका मिले। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये तो बहुत जरूरी है, व्यक्ति को जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। हर व्यक्ति में, हर चीज में तार्किक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। कि अगर जैसे ये चल रहा है तो कैसे चल रहा है, ठीक, कैसे चल रहा है। कोई न कोई, अगर ये डिजिटल बोर्ड चल रहा है तो कोई न कोई संसाधन है तभी तो चल रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक लगा है, बहुत सारी चीज लगे हैं। और एक अभी आज आप लोगों को अगर टाइम मिला तो सेमी कंडक्टर पढ़ाएंगे। ये सेमी कंडक्टर आने से क्रांति आ गया था। ये आज जो आप
क्या नाम है, लैपटॉप देख रहे हैं, ये फ़ोन देख रहे हैं, ये सब सेमी कंडक्टर का है परिणाम, सेमी कंडक्टर का। जो आप टैबलेट देख रहे हैं, ये सब सारा सेमी कंडक्टर का। और भारत इसमें सेमी कंडक्टर में बहुत पीछे है, भारत इसमें फोकस कर रहा है। अगर टाइम मिला तो आज पढ़ाएंगे, नहीं तो कल। ठीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कैसे उत्पन्न हो सकता है, इसके लिए आपको कॉलेज लेवल, कहाँ, कॉलेज और स्कूल लेवल पर, स्कूल लेवल पर बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा। जैसे आप चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से समझाएं। जैसे आप मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ा रहे हो, कोई थ्योरी पढ़ा रहे हो साइंस का, उस थ्योरी को, जैसे एक ऑनलाइन टीचर है, वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अपना बना लिए हैं अलग पांडे से। उनके प्लेटफॉर्म पे क्या है कि जितने टीचर हैं ज़्यादातर वो चीज़ें प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि कैसे चीज़ें क्या हो रही हैं, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें आप स्कूल लेवल से ही शुरू करिए। कहाँ से? स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे। जब आप ऐसे विचार को डेवलप करेंगे तो वो बच्चा कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में जाके ह्यूमन रिसोर्स बनेगा। ह्यूमन रिसोर्स मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? उस दिन पढ़ाए थे, क्या होता? हाँ, ह्यूमन रिसोर्स मतलब मोदी जी को इस पे बहुत गर्व होता है कि भारत ह्यूमन रिसोर्स में सबसे ज़्यादा है। लेकिन वही यूपीएससी पूछता है कि भारत में अनस्किल्ड आबादी, जिसके पास कोई स्किल नहीं है। और इसके लिए मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो क्या है, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण तभी उत्पन्न होगा जब आप स्कूल से लेके कॉलेज स्तर पर लोगों के बारे में, नए नए चीज़ों के बारे में विचार करने के लिए उत्सुक करेंगे। और टीचर खुद भी जब प्रैक्टिकल होकर पढ़ाएगा तब उसके विचार क्या होंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना सकेगा। ठीक है, हर चीज़ में वो लॉजिकल हो पाएगा, अदरवाइज लॉजिकल नहीं हो पाएगा। अगर उसको थ्योरी, देखो थ्योरी अगर लगातार पढ़ाए जा रहे हैं और आप उसको कुछ प्रैक्टिकल करके नहीं बता रहे हो, जो लोग बीएससी किए होंगे उनको पता होगा कि जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है नहीं, प्रैक्टिकल होता क्यों होता था? इसीलिए कि आपने मान लो मेथेन बनाया तो कैसे बनाया, उसका प्रैक्टिकल करके दिखाओ। ठीक, आप प्रैक्टिकल की हो बात है? तो समस्या ये आपकी नहीं, समस्या ये है प्रोफेशनल होगा, उनके पास प्रैक्टिकल करने का संसाधन ही नहीं। ठीक है, अच्छा भारत में, इसीलिए भारत में मैं बताऊं, भारत में नोबेल प्राइज क्यों नहीं आया? भारत में नोबेल प्राइज इसलिए, भारतीय मूल का कोई नहीं ला पाया विज्ञान दूसरे देशों में जाके लाए, लेकिन भारत में रहते हुए कोई व्यक्ति ऐसा कोई रिसर्च नहीं कर पाया कि जिसको नोबेल प्राइज मिले और लाए। जैसे आप लोग बहुत नाम गिनवा दोगे, लेकिन भारत में रहते हुए, ठीक है, क्योंकि भारत में उस तरीके से इन्वायरमेंट नहीं, माहौल नहीं, चीज़ें क्या है, माहौल नहीं, माहौल न होने की वजह से वो बेचारा अगर उस तरीके से उस स्तर पे सोच भी रहा है तो उसके पास संसाधन नहीं। अगर संसाधन नहीं है तो क्या उसमें क्या खाक कर पाएगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे आप ही लोग हैं, डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हो, इंटर में भी प्रयोगशाला होता है, पता चले वहाँ कोई केमिकल ही नहीं। और छोड़ो केमिकल की बात छोड़ो, जो मास्टर है केमिस्ट्री पढ़ाता है ना, उसको खुद नहीं पता है भाई, वो 3000 4000 लेके आ रहा है पढ़ाने, उसको क्या पता है कौन सा रिएक्शन पता है? बस वो थ्योरी रटा है, वो आपको आके बता देता है, आप भी खुश, वो भी खुश, उसको पैसा मिल जा रहा है और प्रबंधन भी खुश, उसको कम पैसे में टीचर मिल रहा है। अगर आपको स्किल टीचर चाहिए तो पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें कब हो सकती है? जब आप स्कूल और कॉलेज पे आप प्रैक्टिकल करके चीज़ों को दिखाओगे बच्चों में, तब उनके जो है दिमाग विकसित हो पाएंगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख पाएंगे। और इससे जो है देश की जीडीपी में क्या जीडीपी में ग्रोथ होगा। चलिए बताइए अर्चना जी, बताइए इसमें जीडीपी में किसको किसको कंसीडर करते हैं, क्या होता है जीडीपी? जीडीपी क्या होता है? अरे महाराज, ये जीडीपी हम पूछ रहे हैं। जीडीपी फुल फॉर्म क्या है? हाँ, तो जीडीपी का क्या बताया था? बताइए, आप बताइए, रिवीजन नहीं किया, कौन बता सकता है जीडीपी? जो भारत, मतलब जो भारत के लोग होते हैं और गैर, हाँ सही बता, सीमा के अंदर या सीमा के बाहर, नहीं सीमा के बाहर नहीं, सीमा के अंदर जो कार्य करते हैं उसको एक वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष कब से कब? 1 अप्रैल से 31 मार्च। हाँ, एक वित्तीय वर्ष में जो भारत के अंदर भारत के लोग या भारत के गैर नागरिक, ठीक है,
सीमा के अंदर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उससे जो इनकम हो रहा है वो जीडीपी में आएगा। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो इससे आपका क्या होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब आपका पनपेगा, डेवलप होगा, तो आप जो है जीडीपी में योगदान दे पाएंगे, देश की ग्रोथ में आप योगदान दे पाएंगे। बात समझ रहे हैं? ये कहानी लग रहा है, मुझे लग रहा है इंटरेस्ट कम हो रहा है, लिखाना शुरू कर देंगे सर, हैं? लिखते लिखते आप उठ गए हैं। ठीक, दूसरा है समावेश और भागीदारी को प्रोत्साहित करना। समावेश मतलब जैसा कि मोदी जी हमारे, उनका सबसे ज्यादा फोकस है सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो समावेश मतलब क्या है, सारे लोगों को एक साथ लेके, किसी जाति वर्ग विशेष धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं, जिस जाति धर्म में जितना ज्ञान है उस ज्ञान को यूज कर लेना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग से है, उसके पास ज्ञान है तो उसको यूज कर लेना, कोई पंडित है उसको यूज कर लेना, जिसके पास जैसा ज्ञान हो उसको क्या करना, उसका उपयोग करके और देश की आर्थिक प्रगति में उसको भागीदार बनाना। क्या बनाना? देश की आर्थिक प्रगति में उसको भागीदार बनाना। समझ में आ रहा है कि नहीं? है समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग एकदम शांत पड़े हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रधान जी आप बताएं, नहीं समझ में आ रहा? क्या नहीं समझ में आ रहा? फोन चला बहुत चला रहे, क्यों चला रहे? मैसेज आया, मैसेज आया, मैसेज आया था, क्या मैसेज आया? आलोक का मैसेज आया था, मुझे लगता है आगे दिन में ओवर हो गई, बस इतना। ये फोन चलाने का है, फोन मत चलाया करो, ठीक है? मेरा 2-3 दिन क्लास बचा है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, 3 दिन मैक्सिमम बचा है, 3 से 4 दिन। और मुझे इतना टेंशन मत दो, गुस्सा मत दो कि जाते जाते फिर मैं किसी को कुछ उल्टा पुल्टा कह तो ऐसा बताएं मैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दूंगा, इतना मुझे पावर है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। और कोई दुनिया कोई ताकत आपका फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता, आप चाहे कितना भी जुगाड़ लगा दें। अगर मैं चाह लूँ तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दूंगा, फिर चाहे कितना भी जुगाड़ लगा दें। जहाँ जाना हो जाके देख लेना। तो 3 दिन मेरे क्लास बचे हैं, शांति के साथ पढ़ लो, 3-4 दिन। चलो, पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना, ठीक है? अपना नुकसान मत करो, जाते जाते नहीं तो नुकसान करवा दोगे, फिर कोई फायदा होगा नहीं। बस कहने की जरूरत है। और यहाँ नहीं कहेंगे कि यहाँ मैं किसी से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराऊंगा, डायरेक्ट ऑफिस में जाके कहेंगे, ठीक है? और ये भी बात कोई हाँकने वाली बात नहीं है, हाँकने वाली बात नहीं है, पावर बहुत है, बस यहाँ टीचर हो वो अलग बात है। पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना, ठीक? पारंपरिक ज्ञान से मतलब क्या है? जैसे आपके पास परंपरा से जो चला आ रहा ज्ञान, ठीक? अगर उस ज्ञान को, जैसे क्या है, भारत पहले क्या था कि भारत जो है आयुर्वेद, जो औषधि जड़ी बूटियां उससे बहुत सारी दवाइयां बना देता था, ठीक है? आज उसी का यूज करके अमेरिका हमारी जड़ी बूटियों का यूज करके और नए नए दवाओं का आविष्कार कर रहा है। लेकिन हमारा देश जो पारंपरिक ज्ञान है उसको सोचता है कि पिछड़ापन है। पहले देखो, पहले क्या होता था कि लोग जो है दवा नहीं खाते थे, ठीक? जड़ी बूटी खा के उनको फीवर ठीक हो जाता था और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती थी। आज भारत इसलिए जो है बहुत सारी चीज़ों में पारंपरिक ज्ञान को प्रोत्साहित कर रहा है कि जिससे आप नए नए स्किल बना पाए, आप उस पारंपरिक ज्ञान को विश्व स्तर पे ले जाएं। कहाँ ले जाएं? विश्व स्तर पे ले जाएं, ठीक है? भारत से उठा के विश्व स्तर पे ले जाएं। आज आपको बताएं बहुत सारे लोग जो है जड़ी बूटियों से इलाज कराने भारत में आ रहे हैं और उनको जो है काफ़ी सारा रियायत भी दिया जाता है देश में, ठीक? तो पारंपरिक ज्ञान को यूज करके क्या करना है कि अपने देश की छवि को और देशों में बढ़ाना है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला है नई तकनीकी का उपयोग। स्वाभाविक सी बात है, इस नई तकनीकी का उपयोग करके आप शासन प्रणाली को अच्छे से चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप नई तकनीकी, पहले क्या होता था कि लोगों का बायोमेट्रिक नहीं होता था, ठीक? बायोमेट्रिक नहीं होता था, ऑफिस में गए नहीं गए और 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद जाते थे, क्या करते थे कि वहां पे जाके साइन मारते थे। आज क्या है, बायोमेट्रिक है, आप गए फिंगरप्रिंट लगा, आपने ऑफिस में आया, ठीक? और नई तकनीक का क्या फायदा हो सकता है, कैमरा लगवा सकते हैं, ठीक है? जगह जगह पे नए, जैसे आप देखते होंगे चौराहे पे, बहुत सारे जगह चौराहे पे कैमरा लगा। कैमरा लगने से क्या है, आप जो है चीजों को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन चीजों को देख पाएंगे कि कौन कर रहा है, उसको सजा दिला सकते हैं, ठीक है? चौराहे पे कैमरा लगने से ये सब सारी फायदा हुआ कि बहुत सारे अपराध को रोकने में, बहुत तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ हद तक अपराध को रोकने में सफल हुआ है देश, ठीक है? दूसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी को उद्यमशील बनाना।
तो समस्या ये है कि हमारे देश में अगर कोई नई तकनीक को खोजा तो बेचारे को पेटेंट लेने में बहुत समस्या होती है, अपना बिजनेस स्टार्टअप करने में समस्या होती है, क्योंकि उसके पास फंडिंग नहीं होता। और इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सरकार को आगे आना चाहिए। सरकार अगर किसी के पास कोई स्किल है, मान लीजिए आपने कोई नया, जरूरी नहीं कि वो अच्छे कॉलेज से बीटेक किया हो या अच्छे कॉलेज से मास्टर किया हो तभी वो कोई नया चीज़ बना सकता है। कोई अनपढ़ गंवार भी व्यक्ति अगर किसी नए तकनीक का बनाया है तो उसको जो है उसका सम्मान करना चाहिए। अगर वह बिजनेस खड़ा करना चाह रहा है तो सरकार को उसमें सपोर्ट करना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? ये सब सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा लिखोगे कि नेक्स्ट क्लास में? हैं? क्या कह रहे हैं? टाइम हो गया? चलिए ठीक है, टाइम हो गया, मेरा भी टाइम हो गया।